हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 13th एंड 14th ऑफ फरवरी 2022 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है ताकि हर इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो आप तक पहुंच सके। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 13th एंड 14th ऑफ फरवरी 2022 के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करें यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन जो आप तक ऑन टाइम पहुंच सके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन से शहर को इंडिया में से आंका गया है मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन दी वर्ल्ड। इंडिया की बात कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं। इंडिया में से कौन से शहर को जो है वो सबसे कंजेस्टेड सिटी कहा गया है, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक है उसमें और सांस लेना जो है वो उसमें मुश्किल है, बहुत ही भीड़ है उसके अंदर, तो उसको कहा गया कंजेस्टेड सिटी। और ये मोस्ट कंजेस्टेड सिटी जो इंडिया की है वो है मुंबई। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो याद रखना है, मुंबई का रैंक जो है वो दोस्तों 5th है। अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखोगे, एक इंडेक्स है जिसका नाम क्या है, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। और इसने टोटल 25 ऐसे शहरों को आंका है जो कि बहुत ही भीड़ भड़के वाले एरिया हैं, जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये आंका गया है। और मुंबई का स्थान इसमें 5वां है और इंडिया में पहले नंबर पे है। सेकंड स्थान जो है बेंगलुरु का है, इसका वर्ल्ड लेवल पे रैंक जो है वो 10th है। और न्यू दिल्ली का रैंक जो है वो 11th है, लेकिन ये तीसरे नंबर पे अगर आप इंडिया में से इसको आंकोगे। तो आप देख सकते हो टोटल 404 शहरों को जो है वो इसमें आंका गया है। 58 कंट्रीज जो हैं वो इसमें सर्वे की गई हैं, और उसके बाद जो है ये 25 शहर जो है वो निकाले गए हैं जो सबसे ज्यादा कंजेस्टेड हैं। और अगर आप देखोगे इसको 2021 के हिसाब से, तो आप देखोगे थोड़ा सा कम जो है वो, अगर पिछले साल के कंपैरिजन में देखोगे तो वो आपको दिखेगा। तो अगर आप देखोगे 2021 का जो लेवल है वो 23% जो है वो कम है कोविड टाइम से पहले, मतलब ऑलमोस्ट 31% का डिक्रीज जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले साल इसको आंका नहीं गया था कोविड के कारण, उससे पहले आंका गया था 2019 में। इवन अगर आप देखोगे यहाँ पे मुंबई को आप देख रहे हो, तो मुंबई का जो कंजेशन लेवल है वो भी कम हुआ है, वो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 18% जो है वो क्या हुआ है, कम हुआ है।
और बेंगलुरु का अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 32% कंजेशन जो है वो कम हुआ है, थोड़ी सी ट्रैफिक समस्या जो है वो यहाँ पे कम हुई है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे पुणे के अंदर ये भी जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है 29%, लेकिन दिल्ली में जो है वो 14% ट्रैफिक प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी कम हुई है। तो पिछले अगर आप 2019 के रैंक से इसको कंपेयर करोगे तो जरूर आपको ये दिखेगा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा जो है वो भीड़ इन एरियाज में हो चुकी है, ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सोल्यूशन क्या है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा यार, कोस्टल रोड्स बनानी पड़ेंगी ताकि जो कोस्टल सिटीज हैं लाइक मुंबई वगैरह, तो वहां पे हम जो है वो उसको निकाल सके। मेट्रो लाइंस बनानी पड़ेंगी, मेट्रो लाइंस, हार्बर्स बनाने पड़ेंगे, बंदरगाह बनानी पड़ेंगी ताकि बंदरगाह और रोड को भी आपस में कनेक्ट किया जा सके, ताकि ट्रैफिक जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट किया जा सके किसी तरह से। और पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे सबसे कंजेस्टेड सिटी, पहले हम इंडिया की बात कर रहे थे लेकिन पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो इस्तांबुल है जो कि टर्की के अंदर है। दूसरा स्थान जो है वो मॉस्को रीजन का एक एरिया है ओब्लास्ट, वहां पे है, रशिया हो गया। तीसरा जो है वो कीव है जो कि यूक्रेन के अंदर है। पहले तीन जो है वो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पहले तीन आपने याद रखने हैं। और ये टॉम टॉम जो ऑर्गेनाइजेशन है कि ये मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि जियो लोकेशन प्रोवाइड करती है। जियो लोकेशन का मतलब ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ड्राइवर्स को, कार मेकर्स को या किसी और कंपनी को। इससे इनको पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ पे जो है ये समस्या जो है वो आ रही है ट्रैफिक की, तो उसके अकॉर्डिंग ये रैंक निकालते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 1991 में की गई थी और इसका स्थान जो हेडक्वार्टर है वो एम्स्टर्डम के अंदर है। एम्स्टर्डम कहाँ पे है? नीदरलैंड्स के अंदर। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन किसको बनाया गया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्रूटिंग बॉडी है पूरे इंडिया लेवल पे, जो ग्रुप बी, सी और डी के एग्जाम कंडक्ट करती है और आपको एक बहुत ही प्रॉपर स्थान पे जो है वो लेके जाती है, जहां पे जो है वो आप अपनी ग्रोथ को निश्चित देख सकते हो। मतलब बहुत ही अच्छी जॉब्स को ये निकालते हैं हर साल। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए वो एस किशोर अपॉइंट किए गए। याद रखना है, आंसर ए होगा इसका। और आप यहाँ पे इनका फोटो देख सकते हो। और इससे पहले दीप्ति उमाशंकर थी जो कि एडिशनल चार्ज इनको दिया हुआ था 2021 में, तो ये एसएससी के एडिशनल चार्ज के तौर पे काम कर रही थी। लेकिन अब परमानेंटली अपॉइंट किसको कर दिया है? अब परमानेंटली अपॉइंट कर दिया गया एस किशोर को। और ये अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल जो है वो दी है। और आपको पता होना चाहिए कि ये 1989 के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, वेस्ट बंगाल कैडर से ये बिलोंग करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इससे पहले एस किशोर जो हैं वो स्पेशल सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर, तो थोड़ा सा मतलब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको न्यूज जो है वो लंबे समय तक याद रह सके। लेकिन इसी के साथ आपने बाकी तीन ऑप्शन जो है वो जरूर देख लेनी है। विनय कुमार त्रिपाठी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए रेलवे बोर्ड के। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आएगा आपको। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ जो बनाए गए वो विनय कुमार त्रिपाठी बनाए गए हैं। उर्जित पटेल जो कि फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर हैं, इनको रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। शेर सिंह बिंग ख्यालिया ये रिसेंटली सीईओ बनाए गए हैं अदानी पावर लिमिटेड के, अदानी पावर लिमिटेड के। याद रखना है, सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है विनय कुमार त्रिपाठी का नाम। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वन ओशन समिट 2022 जो है वो कहां पे ऑर्गेनाइज की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो तीन बातें आपने याद रखनी है। एक तो इसको हाइब्रिड फॉर्मेट में किया गया। हाइब्रिड का मतलब कुछ जो कंट्रीज हैं वहां के मेंबर्स ऑनलाइन अटेंड करेंगे इस मीटिंग को, और कुछ जो है वो वहां पे पहुंच के इन पर्सन जो है वो अटेंड करेंगे, तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड फॉर्मेट। कहां पे हुई है? तो अगर आपको कंट्री पूछ ली जाए तो फ्रांस, अगर आपको पूछ लिया जाए एग्जैक्ट जगह पूछ ली जाए तो ब्रेस्ट है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। तो आप देख सकते हो वन प्लैनेट समिट जो है वो 9, 10 और 11 फरवरी को हुई ब्रेस्ट के अंदर, जो कि ब्रिटनी शहर के अंदर है फ्रांस में। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है इसकी जगह, और कंट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें स्पेशली निर्णय लिया गया है कि जो यूनेस्को है वो इसके ऊपर जो है बहुत ही अच्छे से काम करेगा, क्योंकि ओशन समिट है तो समुद्र को बचाने का काम किया जाएगा। तो यूनेस्को ने ये इसके अंदर शपथ ली है कि हम 80% एटलीस्ट, कम से कम 80% जो सी बेड है, मतलब जो समुद्र का तल है, उसकी मैपिंग कर लेंगे। कौन से ईयर तक? 2030 तक हम उसकी मैपिंग कर लेंगे। इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता लग गया तो हमें पता लग सकता है कि समुद्र के नीचे जो है वो फॉल्ट कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। हमें जो है वो करंट्स और टाइड्स का पता लग जाएगा, लहरों का पता लग जाएगा। हमें पता लग जाएगा कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है, किस तरह से इनका बहाव जो है वो आगे बढ़ रहा है, और कौन कौन से सेडिमेंट्स, कौन कौन से जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो नीचे पड़े हुए हैं, उसके बारे में भी हमें पता लग जाएगा। जो वेस्ट मटेरियल, जो सेडिमेंट्स हैं, जो कि सॉइल के लिए बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि लाभदायक होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं, कौन से मिल रहे हैं, ये भी हमें पता लग जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है अगर समुद्र तल को हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से, उसकी मैपिंग कर लेते हैं, तो ये यूनेस्को ने यहाँ पे प्लेज किया है कि हम 2030 तक ऐसा कर लेंगे।
और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन एजेंसी ने यह भी कहा है, मतलब यूनेस्को ने यह भी कहा है कि टोटल 150 मेंबर जो कंट्रीज हैं या स्टेट्स हैं वो आपस में मिलकर एक इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन बनाएंगे। और उस कमीशन का क्या फायदा होगा कि कमीशन जो है वो ये निगाह रखेगा, पूरा का पूरा ध्यान रखेगा कि जो हमने निश्चित किया है 2030 तक ये सी बेडिंग या पूरा का पूरा जो समुद्र तल है उसकी मैपिंग करने का, क्या वो पूरा हो रहा है, और कौन से प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं जो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इसकी मैपिंग में हिस्सा ले सकती हैं और फायदा पहुंचा सकती हैं। क्योंकि यूनेस्को ऑलरेडी कह चुका है कि हम जो है इस ओशनोग्राफी को या इस ओशन एजुकेशन को हम स्कूल करिकुलम के अंदर ऐड कर देंगे। जितनी हमारी मेंबर कंट्रीज है, लाइक 193 मेंबर कंट्रीज हैं, तो सब में 2025 तक जो ओशन एजुकेशन है वो ऐड कर दिया जाएगा। और इसके लिए यूनेस्को ने स्पेशली एक, आप कह सकते हो वाउचर कह सकते हो, या आप कह सकते हो एक कंटेंट जो है वो लॉन्च किया है, ताकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं देश के लिए, या फिर जो करिकुलम डेवलपर्स हैं, वो इस टारगेट को अचीव कर सकें और ओशन एजुकेशन जो है वो इंक्लूड की जा सके। तो बहुत ही अच्छा यूनेस्को ने यहाँ पे डिसीजन लिया है। लेकिन अब इसमें एक समस्या है दोस्तों। समस्या क्या है? फाइनेंस की। क्योंकि अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाएंगे तो फाइनेंस तो करना होगा। तो इसमें यूनेस्को कह रहा है कि टोटल खर्चा जो आएगा वो $5 बिलियन आएगा। $5 बिलियन आएगा, क्योंकि 2030 तक ये सारी मैपिंग करनी है। मतलब हर साल जो है वो $625 मिलियन जो है वो चाहिए ऑन एन एवरेज आपको मैपिंग में खर्च करने के लिए। तो अब ये किस तरह से आएगा, कौन प्रोवाइड करेगा, किस तरह से ये सारा इकट्ठा किया जाएगा, तो ये देखा जाएगा अभी आने वाले टाइम पीरियड के अंदर। लेकिन ओशन बेडिंग के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है, तो इस चीज को आपने खास तौर से याद रखना है। और स्पेशली हम इस तरह की बातें जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, ये एक मीटिंग होती है पूरे साल में, बिल्कुल एंड के मंथ्स के अंदर, लाइक नवंबर और दिसंबर में। तो उसको मीटिंग का नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। जैसे 2021 में हुई थी COP26, जिसमें इंडिया ने डिसाइड किया था कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। तो ये हमने लक्ष्य जो है वो रखा था। और अब अगले साल, मतलब इस 2022 में, ये COP27 के नाम से होगी। और ये कहाँ पे होगी? इजिप्ट के अंदर। याद रखना है COP27 कहाँ पे होनी है? इजिप्ट के अंदर। और यूनेस्को के बारे में याद रखें, यूनेस्को की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी पेरिस के अंदर, फ्रांस में। और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजौले। नाम जरूर याद रखना है, पूछा जा सकता है आपको, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में आपको मिलेगा अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन क्या है पहला? कौन सी कंट्री ऐसी वर्ल्ड की पहली कंट्री बन चुकी है जो कि जो ड्रोन्स हैं, जिसको हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कह देते हैं, वो सिविलियन एयर स्पेस में जो है वो ट्रेवल करेंगे, वहां पे वो चल सकते हैं। सिविलियन एयर स्पेस का मतलब है जहां पे जो लाइक बाकी एरोप्लेन्स वगैरह चलते हैं, जहां पे दूसरे जो एयरपोर्ट्स के थ्रू जो है वो उड़ानें भरी जाती हैं, वहां पे जो है वो ड्रोन्स जो है वो उड़ सकते हैं। ये पहली कंट्री जो बन गई है वो है इजराइल। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और रोड सेफ्टी जो इजराइल की है, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल कंपनीज को जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो सिविलियन एयर स्पेस का यूज कर सकते हैं। अब ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है इजराइल के लिए। क्यों? क्योंकि इजराइल के अंदर अगर ये ड्रोन्स इस तरह से उड़ेंगे हवा के अंदर, लाइक जहां पे आम एरोप्लेन्स भी उड़ रहे हैं, तो वहां से हमें फायदा क्या होगा कि एग्रीकल्चर के बारे में पता लगे, क्योंकि मैपिंग की जा सकती है ऊपर से, इन्वायरमेंट के बारे में पता लग सकता है, लोगों के लिए स्कीम्स चलाई जा सकती हैं कि कौन सा एरिया में जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई करनी है वो की जा सकती है, क्राइम के अगेंस्ट हम निगाह रख सकते हैं कैमरास के थ्रू। तो ये सारी चीजें जो है वो इन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के थ्रू की जा सकती है। और ऐसी पहली कंपनी जो इजराइल के अंदर है वो कौन सी है? हर्मीज स्टार लाइन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ये पहली ऐसी अनमैन्ड एरियल व्हीकल कंपनी है जिसको ये सर्टिफिकेशन इजराइल की तरफ से दी गई है। और ये 36 घंटे तक लगातार जो है वो उड़ सकते हैं, इसकी इतनी कैपेसिटी है। और ये 600 मीटर की ऊंचाई पे जो है ये उड़ सकते हैं, मतलब इतनी हाइट पे जो है वो जा सकते हैं। और ऑलमोस्ट 450 केजी तक का लोड जो है वो ये कैरी कर सकते हैं ड्रोन्स। इतने सुरक्षित और इतने सेफ्टी के थ्रू जो है बनाए गए हैं, और इनका फायदा जो है बहुत ही अच्छे से लिया जा सकता है। तो ये कंट्री है दोस्तों इजराइल। इसकी टेस्टिंग जो है वो भी चल रही है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, तो इन्होंने अलाउ कर दिया है। तो इजराइल की कैपिटल जो है वो जेरूसलेम है, याद रख सकते हो। प्राइम मिनिस्टर नेफ्ताली बेनेट है, और यहाँ की करेंसी इजरायली शिकल है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who won ICAI Award for Excellence in Financial Reporting for 2020-21 in the Public Sector Entities category?
तो एक तो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज कैटेगरी है, मतलब पीएसयू कैटेगरी है, और ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए मतलब बहुत ही अच्छी अकाउंटिंग की है उस ऑर्गेनाइजेशन ने 2020-21 के साल में। और ये अवार्ड कौन दे रहा है? ये दे रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, तो उनकी तरफ से दिया जा रहा है। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो है वो एक इंडिया की सुप्रीम अकाउंटिंग बॉडी है, याद रख सकते हो आप। और इन्होंने ये अवार्ड की स्थापना 1958 में की गई थी। इसमें बहुत से कॉम्पिटिशन्स जो है वो ये करवाते हैं हर साल, और इसका मेन मकसद यही होता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो, बहुत ही अच्छे तरीके से उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया हो, बहुत ही अच्छे से उस जो इंफॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल ईयर की पूरी की पूरी रिपोर्ट है, वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर की हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पब्लिश करने के लिए अवार्ड देता है, और इस साल ये ऑर्गेनाइजेशन मिली है रेलटेल, तो रेलटेल को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। और रेलटेल आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप कह सकते हो कि बहुत ही अच्छे से फाइबर नेटवर्क को जोड़ने का काम कर रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है, और इसके चेयरमैन जो हैं वो पुनीत चावला हैं, याद रख सकते हो नाम, और इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। और साथ ही साथ याद रखोगे इन्होंने रिसेंटली एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो है वो स्टार्ट किया था, जिसका नाम है राइट ऑफ वे, राइट ऑफ वे नाम याद रखोगे। और ये रेलवे ट्रैक्स को जो है वो अलग अलग शहरों के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है रेलवे का, या रेलटेल का भी कह सकते हैं। लेकिन बाकी जो आप नाम देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, इन्होंने रिसेंटली कुछ अवार्ड्स जीते हैं। जैसे सबसे पहले देख रहे हो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इन्होंने यूनेस्को का एक अवार्ड जो है वो दोस्तों जीता है, जिसका नाम है यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज फॉर 2021। एनटीपीसी बहुत से अवार्ड जीत चुका है 2021 में, जिसमें एक अवार्ड है इनका इंडिया बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड जो है वो इन्होंने जीता है अमंग द नेशनल बिल्डर्स 2021। और एक अवार्ड इन्होंने जीता था रोल मॉडल अवार्ड, याद रखना है रोल मॉडल अवार्ड, ये अवार्ड दिया था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से 2021 में ही। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने जीता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, याद रखोगे गोल्डन पीकॉक अवार्ड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर इन्होंने जीता था 2021 में ही। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में बहुत ही फेमस है, और सबके सब अवार्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किसको एडिशनल चार्ज दिया गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का एक बहुत ही प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है पसोको, और जिसको कहते हैं पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्टैटिक क्वेश्चन है, स्लाइड से ही याद रख सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन इनके जो एडिशनल चार्ज दिया गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को, और उनका नाम क्या है? उनका है SR नरसिम्हा। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? ए होगा। तो याद रखना है SR नरसिम्हा एडिशनल चार्ज एज ए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पसोको के, जो कि एक आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ही इफेक्टिवली पावर सिस्टम के ऊपर काम कर रही है। और इनका टाइम पीरियड 1 फरवरी 2022 को स्टार्ट होगा। आप इनका चेहरा देख सकते हैं, और इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन इससे पहले कौन था? KVS बाबा थे, जो कि 1 फरवरी 2022 को रिटायर हो गए। लेकिन अब ये पूरा का पूरा कार्यभार जो है वो कौन संभालेगा? SR नरसिम्हा। तो इनकी सिलेक्शन, जितनी भी ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं या जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज होती है, इनकी सिलेक्शन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारे पास, PESB, पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड। ये चुनता है कि कौन उसका चेयरमैन होगा ऑर्गेनाइजेशन का, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। लेकिन बाकी जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हो, ये 3 के 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बलदेव प्रकाश मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। विनोदानंद झा ये रिसेंटली चेयरपर्सन बनाए गए हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के, PMLA लिख सकते हैं आप, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अरुण कुमार पुरवर ये रिसेंटली चेयरमैन बनाए गए हैं IIFL फाइनेंस के, IIFL फाइनेंस। तो याद रख सकते हो इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, साइन गोबेन इंडिया और साथ ही साथ कोई एक इंस्टीट्यूट जिन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि दोनों मिलके इंडिया को 100% रिन्यूएबल एनर्जी अचीव करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि इंडिया के बहुत से टारगेट हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। तो एक तो सैन गोबेन इंडिया और एक साथ में एक इंस्टीट्यूट जिन्होंने टाई अप किया है कि हम 100% रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स को अचीव करवाएंगे। और आपको पता है बहुत से टारगेट्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, जिसमें एक है 175 गीगावाट जो हमने अचीव करना है 2022 तक। ऑलरेडी हम 150 गीगावाट तक क्रॉस कर चुके हैं। और एक हमारे पास है 450 गीगावाट का, जो हमने 2030 तक अचीव करना है, और ये भी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के थ्रू हमने अचीव करना है। तो ये इंस्टीट्यूट है IIT मद्रास। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। तो IIT मद्रास अपनी नॉलेज का यूज करेगा
और सेंट गोबिन जो है वो अपनी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का यूज करेगा, मतलब जो पैसा है वो सेंट गोबिन प्रोवाइड करेगा। ये एक मटेरियल प्रोवाइडिंग और मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और एक आईआईटी मद्रास जो है वो अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू जो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करेगा। तो आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क और साथ में सेंट गोबिन दोनों मिलकर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करेंगे। तो सेंट गोबिन जो है वो आईआईटी मद्रास को 1 करोड़ रुपए की फंडिंग प्रोवाइड करेगा आने वाले 3 साल के अंदर, ताकि बहुत ही अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया जा सके। और एमओयू जो है वो लो कार्बन फ्यूचर के ऊपर काम करेगा, ताकि हम ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित कर सके जिसमें कार्बन का यूज बहुत ही कम हो या कार्बन इन्वायरमेंट के अंदर ना छोड़ी जा सके, हम बेस्ट टू बेस्ट फ्यूल का यूज कर सकें। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर रिसर्च करनी है, सीएनजी के ऊपर रिसर्च करनी है, हमने किस तरह से जो है वो एथेनॉल की मिक्सिंग के ऊपर काम करना है, तो इस तरह की चीजों के ऊपर काम करना है। और आईआईटी मद्रास जो है वो ऑलरेडी जो है वो काफ़ी चीज़ें डेवलप कर चुका है, जिसमें वो एनर्जी स्टोरेज के ऊपर काम कर रहे हैं। और वो कैंपस के अंदर इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं ताकि एनर्जी को किसी तरह से हम जो है वो फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकें और इस तरह की एनर्जी बना सकें जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा सके। तो मेन फोकस जो है वो एनर्जी चैलेंजेस के ऊपर है और प्रमोट करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम की नए एनर्जी सोर्स जो है वो जनरेट किए जा सकें, जिसको हम एज ए फ्यूल यूज़ कर सकें। और सस्टेनेबल मॉडल के ऊपर ये सारी चीजें बनी हुई हैं, क्योंकि नेट जीरो कार्बन एमिशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 2070 तक इंडिया ने नेट कार्बन न्यूट्रल जो है वो बन जाना है या नेट कार्बन जीरो हमने बन जाना है। ये हम ऑलरेडी निश्चित कर चुके हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क या COP26 के अंदर। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया जो है वो जीरो डीजल यूज जो है एग्रीकल्चर के अंदर कर देगा, मतलब जो भी अभी हम एग्रीकल्चर के अंदर डीजल यूज कर रहे हैं या फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं तो उसको रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर यूज किया जाएगा। तो कहने का मतलब फॉसिल फ्यूल की जगह या डीजल की जगह हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज किया करेंगे एग्रीकल्चर के अंदर, और ये 100% हम अचीव कर लेंगे। कौन से साल तक? ये रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है हमारे पास RK सिंह जी, उन्होंने ये बयान दिया है कि 2024 तक हम इसको अचीव कर लेंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो आप देख सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो डीजल को रिप्लेस कर देगी एग्रीकल्चर के अंदर। फॉसिल फ्यूल जो भी हम यूज कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर नहीं यूज होंगे, सारे का सारा जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी यूज किया जाएगा। और खास करके आप कह सकते हो कि ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ से भी कहा गया है कि जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं डोमेस्टिक लेवल पे या कमर्शियल लेवल पे, उनको एनर्जी सेविंग कोड्स को जो है वो मानना पड़ेगा, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। और जिस तरह से पावर डिमांड जो है वो बढ़ रही है अलग अलग क्षेत्र में, तो नॉन फॉसिल फ्यूल मेथड निकालने बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो हमारा जितना भी फॉसिल्स हैं जिसको बनने में इतना टाइम लगता है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो हमें एनर्जी स्टोरेज के ऊपर फोकस जो है वो करना होगा। तो आपको पता ही है कि कॉपरेशन जो है बहुत जरूरी है, खास करके डेवलपमेंट के लिए। और ये स्टेट्स को भी कहा गया है, यूनियन टेरिटरीज को भी कहा गया है कि हम आपको कुछ टारगेट्स देंगे, उसको आपने पूरा करना है रिन्यूएबल एनर्जी के बेसिस पे, खास करके एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम इकोनॉमी इंडिया में जो डिपेंडेंट है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीजें जो बोली गई हैं राजकुमार सिंह जी की तरफ से, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे पावर के, तो ये प्राइम मिनिस्टर का एक कमिटमेंट है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में कहा गया था कि हमने कार्बन इंटेंसिटी को कम करना है। बहुत बार आज हम जिक्र कर चुके हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो COP26 जो है वो ग्लासगो में हुई थी। इसमें एक चीज और बताता हूं जो मैंने पहले नहीं बताई, कि इसमें एक टारगेट और रखा गया कि 500 गीगावाट जो है वो हम अचीव करेंगे, जो कि नॉन फॉसिल एनर्जी होगी। याद रखना है, नॉन फॉसिल एनर्जी होगी, और ये हम 2030 तक जो है वो अचीव कर लेंगे। 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी 2030 तक अचीव करेंगे। और साथ में ये भी कहा है, ये बहुत ही बड़ा लक्ष्य जो है मोदी जी ने रख दिया कि 2030 तक जो है वो जितनी भी एनर्जी इंडिया में होगी, जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी, उसमें 50% जो है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो है वो पूरी करेंगे। तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, हमने इसको पूरा करना है और आप सबके सहयोग के थ्रू ही हम इसको क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर आती है RK सिंह जी के पास, राजकुमार सिंह जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आरा मतलब कहां पे? बिहार के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया और कौन सी कंट्री ने टूरिज्म के क्षेत्र में एक MOU, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया, एक एग्रीमेंट साइन किया है, और वो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्लाइड से याद रखें। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, पीयूष गोयल जी देख सकते हो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, तो उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। तो मेन लक्ष्य क्या है कि दोनों कंट्रीज में एक तो रिलेशन जो है वो हम अच्छे कर सके, इंप्रूव कर सके, और साथ ही साथ दोनों कंट्रीज जो हैं टूरिज्म के क्षेत्र में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा है, वो आपस में शेयर करेंगे। और खास करके जो होटल्स हैं उनके आपस में टाई अप्स करवाए जाएंगे,
जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनके आपस में टाई अप करवाए जाएंगे, ताकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को टूरिज्म के अंदर जो है वो इंप्रूव किया जा सके, उनको बेहतर बनाया जा सके और टूरिज्म जो है वो दोनों कंट्रीज में बढ़े। ऐसा नहीं कि ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहली बार साइन हुआ है, ऐसा नहीं है। ये एग्रीमेंट जो है पहले भी 2014 में हम साइन कर चुके हैं, 2019 तक था, लेकिन बाद में कोविड की सिचुएशन आ गई तो टूरिज्म जो है बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो अब दोबारा से जो है इसको स्टार्ट करने की कोशिश है, ताकि टूरिज्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जा सके। और ऑस्ट्रेलिया के जो कैपिटल है वो कैनबरा है, और प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, और करेंसी जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या नाम है उस सेंट्रल सेक्टर स्कीम का जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जो है वो लॉन्च की गई है। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसका नाम क्या है, स्माइल, तो आंसर क्या होगा सी। तो इसको लॉन्च किया गया, लेकिन ये ओनली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए नहीं है दोस्तों। ट्रांसजेंडर और साथ में जो लाइक भीख मांगते हैं बच्चे, बहुत ही गलत काम जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको उस टाइम पीरियड पे पढ़ना चाहिए जिस टाइम पीरियड पे वो इस तरह का काम या उनसे करवाया जा रहा है, तो उनके लिए ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई। स्पेशली ये स्कीम लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से। और स्माइल का मतलब है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। उनको सपोर्ट करना है। मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल का मतलब है यहाँ पे जो बेगिंग करते हैं, जो भीख मांगते हैं, या फिर जो आप कह सकते हो सड़क के किनारे पे सोते हैं, जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, या फिर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है। तो इसके अंदर दो स्कीम्स हैं। एक स्पेशली स्कीम है कि रिहेबिलिटेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। तो ट्रांसजेंडर पर्सन्स को यहाँ पे या स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक फेलोशिप या स्कॉलरशिप स्कीम जो है वो चलाई गई है, जिसमें वो क्लास 9 से लेके जब तक पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर लेते उनको जो है वो कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकें। और खास में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, ताकि उनको आगे रोजगार भी मिल सके। तो एक स्कीम है पीएम दक्ष स्कीम, शायद आपको पता होगा। पीएम दक्ष का मतलब प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही। तो उस स्कीम के तहत जो है वो इनको स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जो है वो सिखाए जाएंगे। और साथ ही साथ एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाया जाएगा, ताकि ट्रांसजेंडर की प्रोटेक्शन हो सके हर स्टेट के अंदर, और उनके खिलाफ जो भी केसेस हैं उनके ऊपर निगाह रखी जाएगी कि कहीं पे गलत तरीके से कोई केस जो है वो दर्ज ना किया जा सके और इनको कोई प्रताड़ित ना कर सके। इसलिए जो है वो ये एक आप कह सकते हो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल जो है वो बनाया जाएगा, जो सिर्फ ट्रांसजेंडर से रिलेटेड मैटर्स को देखेगा। और साथ ही ये जो बेगर्स हैं, जो भीख मांगते हैं या जो सड़क के किनारे सोचे हैं, जो जितनी भी डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, उनके लिए भी एक स्कीम जो है वो इसके अंदर लॉन्च की गई है। और इसका मेन मकसद यही होगा कि शेल्टर होम्स प्रोवाइड किए जा सके, शेल्टर होम्स मिल सके, उनको रहने योग्य एक जगह मिल सके जो सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, या फिर रेस्क्यू होम्स हो जहां पे इनको जानबूझ के इस काम के अंदर लगाया जा सकता है, और फिर सरकार जो है वो इनको एक घर जो है वो देगी जहां पे ये बच्चे जो है वो रह सकते हैं। वहां पे इनको स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम में लगाया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि इनको इतना सक्षम बनाया जाए कि इनको भीख मांगने की जरूरत ना पड़े और ये खुद कोई ना कोई काम कर सकें। इसलिए स्कीम का नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, जिसका नाम है स्माइल। और स्माइल बहुत ही अच्छे से नाम जो है वो रखा गया है, क्योंकि ये सारा कुछ करने के बाद इनके चेहरे पर मुस्कुराहट जो है वो जरूर आएगी। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस आपने याद रखना है, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार हैं, वीरेंद्र कुमार। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है टीकमगढ़। टीकमगढ़ जो है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो कि आप इस स्लाइड से करोगे। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अनाउंस किया है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के साथ हम कंबाइन कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि इसको जब कंबाइन करेंगे तो आप तो जितना भी डाटा होगा, जो भी ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होगा या डिजिटल मिशन के अंदर जो भी लोग जुड़े हुए हैं, तो उनका डाटा आप आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के ऊपर अब आराम से देख सकते हैं। तो इसका मतलब आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी कोई हेल्थ हिस्ट्री है, या आपने कोई 5 लाख रुपए का जो वहां से आपको बीमा मिलता है वो आपने अवेल किया है, क्या है, जितनी भी चीजें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में वो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन में मिलेंगी, या आरोग्य सेतु में जो डाटा है वो आयुष्मान भारत डिजिटल पोर्टल के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों को आपस में इंटीग्रेट कर दिया है। और आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, खास करके कोविड-19 के टाइम पीरियड पे, क्योंकि ट्रैक करने के लिए कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं आपके पास, कोई अगर कोविड-19 पेशेंट है उसको ट्रैक कर लेता है, कोई वैक्सीन बुक करवानी है आपने वो यहाँ से करवा सकते हो, सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है वो कर सकते हो। तो बहुत सी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो सिर्फ एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आपने इस स्लाइड को जरूर देखना है। नेक्स्ट आते हैं, फिर से एक स्टैटिक क्वेश्चन है, नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं बुर्किना फासो के। तो याद रखना है बुर्किना फासो जो है वो एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है,
और इसके नए प्रेसिडेंट जो बनाए गए हैं वो पॉल हेनरी सेंडागो बनाए गए हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। स्टैटिक क्वेश्चन सिर्फ याद रखें, इससे पहले जो है वो रॉश काबोरे थे, काबोरे, लेकिन इनकी जगह अब किसने ले लिया? पॉल हेनरी सेंडागो, जो कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल है नेशनल आर्म्ड फोर्सेस के अंदर बुर्किना फासो में। तो उसके बाद जो है वो इनको अब बना गया नया प्रेसिडेंट, तो याद रखना है। और इसकी जो करेंसी है वो है वेस्टर्न अफ्रीकन CFA फ्रैंक। लेकिन बाकी जो आप नाम देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप यहाँ पे देख रहे हो जहान मिंग का नाम। हांग मिंग जो है वो रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल बनाए गए, बहुत ही प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, याद रखना है, सेक्रेटरी जनरल हांग मिंग बनाए गए हैं। नेक्स्ट अली खान स्मैलोव, ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं कजाकिस्तान के। और डेनियल ओर्टेगा ये बनाए गए हैं प्रेसिडेंट निकारागुआ के। तो याद रखनी है, सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है एक कंपनी के साथ, ताकि एक हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट जो है वो बनाया जा सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सीडो सैटेलाइट, क्योंकि अभी तक बहुत सी कंट्रीज ने सीडो सैटेलाइट बनाने का काम किया है, जैसे कि यूरोप है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसको डिप्लॉय नहीं किया, कभी भी इसको किसी ने स्टार्ट नहीं किया। तो ये एक हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट होगा, ये बनाएगा न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? ए होगा। तो अब देख सकते हो रक्षा मंत्री ने या रक्षा मंत्रालय जो है उन्होंने ये टाई अप किया, एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, उसके थ्रू ये टाई अप जो है वो किया गया है। तो इससे क्या होगा कि हम बहुत से सर्वेलेंस ऑपरेशंस कर सकते हैं, और जो कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करेगा। साथ में ये हवा में ही रह के जो है वो काफी महीनों तक जो है हमें इस तरह की सुविधाएं दे सकता है। कोई भी हमने सर्वेलेंस करना है, कोई भी हमने जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना है, या किसी भी तरह से कम्युनिकेशन को हमने और मजबूत करना है, तो उसके लिए सूडो सैटेलाइट जो है वो काम आता है। इसको कहते हैं हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, और ये काफी महीनों तक हवा में रह के इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये एक तरह से ड्रोन की तरह जो है वो उड़ता है, और ये स्ट्रेटोस्फीयर वाली लेयर में जो है वो अपना काम करेगा, वहां पे जो है वो उड़ता रहेगा, काफी लंबे समय तक जो है वो ये रह सकता है, और ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जाता है। और आपने याद रखना है खास करके जो ये हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट है, ये एक तरह से डिजाइन किया जाता है सर्विलेंस करने के लिए, या फिर कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए। काफी महीनों के लिए लगातार मैं बता चुका हूं, ये सिविलियन डोमेन में जो है वो अपना काम करता है, और लोगों की हेल्प जो है वो इसमें की जाती है। और ये 70,000 फीट तक, याद रखना है, 70,000 फीट एल्टीट्यूड पे जो है फ्लाई कर सकता है ये। और इसकी रेंज जो है वो बहुत ही अच्छे से तैयार की जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल सोलर रेडिएशन के ऊपर काम कर सकता है, मतलब पावर सेफ भी है, और अपनी पावर जो है वो खुद ही जनरेट कर सकता है। तो इस तरह से ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, और इसको आर्म्ड फोर्सेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो सपोर्ट कर रहा है। मैं पहले बता चुका हूं, अगर इंडिया इसको डिप्लॉय कर देता है तो इंडिया ऐसा पहला कंट्री होगा जो इसको डिप्लॉय करेगा, क्योंकि यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी डिप्लॉयमेंट जो है वो नहीं हुई है, कहीं भी डेवलप जो है वो नहीं किया गया है। तो याद रखना, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है हमारा पिक्चर के ऊपर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक सुवेनियर कॉइन जो है वो एक मेमोरी बेस्ड कॉइन जो है वो लॉन्च किया, जिसका नाम है पंचतंत्र। सुवेनियर है, एक आप कह सकते हो छोटा सा एक गिफ्ट की तरह जो है वो आप इसको देख सकते हो, एक सुवेनियर कॉइन पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है वो एक बुक है जो कि किसकी तरफ से लिखी गई थी? विष्णु शर्मन की तरफ से लिखी गई थी 200 बिफोर क्राइस्ट के अंदर। और ये एक एंशिएंट कलेक्शन है जिसमें आप कह सकते हो कई कथाएं, कई दंत कथाएं जो हैं वो लिखी गई हैं संस्कृत के अंदर, जिसमें कई स्टोरीज हैं जिससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। खास करके ये बुक जो है वो गाइड करती है, जो ये पढ़ते हैं बुक को तो वो जरूर उनको कुछ ना कुछ चीज़ें पता लगती हैं कि ह्यूमन नेचर के बारे में, और खास करके इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई, आपके साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो इन्वायरमेंट को इन्हेंस करते हैं, इन्वायरमेंट को जो है वो ठीक कर सकती हैं। तो इन्वायरमेंट का अपनी नेचर, अपने सिस्टम को, अपने कल्चर को, अपने सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए पंचतंत्र के अंदर ये स्टोरीज जो है वो बताई हुई हैं। तो पंच मतलब पांच अलग अलग तरीके से इसको समझाया गया है अलग अलग स्टोरीज के थ्रू। तो ये कॉइन जो है, ये सुवेनियर कॉइन जो है, ये क्यों लॉन्च किया गया है? ये एक लॉन्च किया गया क्योंकि 17th एनिवर्सरी जो है वो मनाई जा रही है किसकी? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की, जहां पे नोट्स की प्रिंटिंग जो है वो की जाती है, और भी बहुत सी चीजें प्रिंट होती हैं, लेकिन नोट्स के लिए ज्यादा जाना जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 4 प्रिंटिंग प्रेस है हमारे पास। एक तो नासिक में है जो कि वेस्टर्न इंडिया में आ गया, एक हमारे पास देवास है मध्य प्रदेश के अंदर, नासिक महाराष्ट्र सबको पता है, देवास मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में आ गया। एक मैसूर है, मैसूर आपको पता है कर्नाटका में सदर्न इंडिया में आ गया। एक सालबोनी है जो कि वेस्ट बंगाल में आ गया, वो ईस्टर्न इंडिया में आ गया। तो इस तरह से हमने इसको बनाया हुआ है। और इसी तरह से कॉइन भी मिंट होते हैं, जहां पे कॉइन बनते हैं वो 4 मिंटिंग प्रेस है हमारे पास, मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और कलकत्ता।
तो यहाँ पे बनाई जाती हैं, कॉइन्स जो है वो यहाँ पे बनते हैं। और इस सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में याद रखें, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और इसके करंटली चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं तृप्ति पात्रा घोष, नाम याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें यार, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो वो टाई अप किया है ताकि कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप जो है वो चलाई जा सके, पूरी कम्युनिटी को जो है जो भी इनोवेशन कर रही है उसको फेलोशिप दी जा सके। तो ये हमारे पास है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो इसमें अपना योगदान जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। ये 1 साल की जो है फेलोशिप होगी, जिसमें प्री इंक्यूबेशन मॉडल के ऊपर जो है वो काम किया जाएगा। मतलब आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया है तो उसके ऊपर काम किया जाएगा, उसमें सहायता दी जाएगी आपको, और खास करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जो है वो इनोवेशन के ऊपर काम किया जाएगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। और उसके रिलेटेड हेल्प अगर किसी के दिमाग में कोई आइडिया है तो आप इस फेलोशिप के हकदार हो, और साथ ही साथ इसको 2030 तक हमने अचीव करना है। टोटल 17 गोल्स हैं और इस फेलोशिप के दौरान हर फेलो को जो है वो एक एम्स अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर में भेजा जाएगा। अटल इनोवेशन सेंटर, कम्युनिटी अटल इनोवेशन सेंटर, और वहां पे एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपको बताया जाएगा। वहां पे स्किल्स जो है वो सिखाई जाएंगी, आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप इसको अचीव करवा सकते हो और अपने गोल्स को आगे जो है, अपने आइडिया को जो है वो आगे इन गोल्स को अचीव करवाने में हेल्प जो है वो दे सकते हो सोसाइटी को। तो कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जो है वो अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें आपको हर तरह की फैसिलिटी दी जाती है ताकि आप अपने आइडिया को जो है वो आगे लेके जा सको। उसमें आपको वर्किंग स्पेस दी जाती है, आपको लैब्स जो है वो सरकार की तरफ से, मतलब अटल इनोवेशन मिशन की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं, और एक डायनेमिक बिजनेस नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आप कोई भी इनोवेशन जो है वो कर सकते हो। तो मेन फोकस है जो स्टार्टअप्स हैं, जो इनोवेशन इकोसिस्टम है वो इंडिया के अंदर इंप्रूव किया जा सके। और ये इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि रिसेंटली हमने इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस जो है वो मनाया है। तो ये आपने जरूर इसमें याद रखना है। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना जो है वो 1966 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें पहला पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एस किशोर को अपॉइंट किया गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के तौर पे। इससे पहले दीप्ति थी, लेकिन वो एडिशनल चार्ज था तो अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है। पद्म भूषण राहुल बजाज, जो फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द बजाज ग्रुप, उनका देहांत हो गया। राहुल बजाज, हमारा प्यारा बजाज जो है, ये स्लोगन इनकी तरफ से दिया गया था। बजाज स्कूटर मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे जानते होंगे जो 1990s के आसपास पैदा हुए थे, तो उनको बजाज स्कूटर के बारे में पता होगा। तो ये शुरुआत जो है वो बहुत ही फेमस इंडस्ट्रीज राहुल बजाज की तरफ से की गई थी, उनका ही आइडिया था। और ये सबसे पहले सीईओ बने थे ये बजाज ग्रुप के, और ये 1968 में इन्होंने सीईओ का पद संभाला था और बाद में ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने 1972 के अंदर। और फिर ये बहुत से काम इन्होंने बजाज के अंदर किए हैं और भी बहुत सी इनोवेशंस बजाज के अंदर की हैं। लेकिन 2021 में रिसेंटली अप्रैल के अंदर इन्होंने एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो रिजाइन कर दिया था और चेयरमैन के पद से रिजाइन कर दिया था, क्योंकि नीरज बजाज जो हैं वो बन गए थे फिर इसके चेयरमैन। और 2006 से लेकर 10 तक राज्यसभा के भी मेंबर रह चुके हैं राहुल बजाज, ये भी आपने याद रखना है, महाराष्ट्र इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। पद्म भूषण इनको मिल चुका है 2001 के अंदर ट्रेड और इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, याद रख सकते हो ये सारी चीजें। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 21% स्टेक खरीद लिया है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का, जो कि पहले किसके पास होता था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है आपने, क्योंकि इससे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास जितना हिस्सा था उसमें से 21% जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने खरीद लिया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा का हिस्सा 60% हो गया है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सिर्फ 9% रह गया है। नेक्स्ट, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जो है वो 2022 मनाया गया। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाने का यही मतलब होता है, क्योंकि नेशनल प्रोडक्टिव काउंसिल ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी, एनपीसी की शुरुआत जो है वो इस दिन की गई थी और 12 फरवरी को इसको हर साल जो है वो मनाया जाता है। और साथ ही साथ इसका मेन मकसद यही होता है कि प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को देश के अंदर इंप्रूव करना है, उसके बारे में अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाती है। और इसी के साथ प्रोडक्टिविटी सप्ताह भी बनाया गया 12 से लेकर 18 फरवरी तक, और इसका थीम रखा गया सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी, आत्मनिर्भर बनना है प्रोडक्टिविटी के थ्रू, तो ये याद रखोगे। और नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो की गई थी 1958 में, और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होंगे, पीयूष गोयल जी हैं। इसके जो चेयरमैन है वो अनुराग जैन, और इसके डायरेक्टर जनरल है संदीप कुमार।
और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसराइल जो है वो पहली कंट्री बन गया जो ड्रोन्स को कहती है कि सिविलियन एयर स्पेस में आप जो है वो अपनी उड़ान भर सकते हो, ये हम कर चुके हैं। डार्विन डे जो है वो 12 फरवरी को मनाया गया। डार्विन डे आपको पता है चार्ल्स डार्विन जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी, बहुत ही फेमस 19th सेंचुरी के ब्रिटिश नेचुरलिस्ट साइंटिस्ट आप कह सकते हो एक तरह से। इनकी थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, उसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे। तो ये चार्ल्स डार्विन की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो उनका साइंस के प्रति अपना लगाव, उसको जो है वो सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट आते हैं 12 फरवरी 2022 का क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, हेड ऑफिस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का कहाँ पे स्थित है। तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की शुरुआत जो है वो दोस्तों इसलिए की गई थी क्योंकि हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक है जो अपने सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, लेकिन इनको सुपरवाइज करने के लिए एक बॉडी बनाएगी जिसका नाम है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये आपको पता ही है कि बेसल नॉर्म्स के थ्रू कुछ गाइडलाइंस देता है, उसको फिर सारे सेंट्रल बैंक अपने बैंक्स के ऊपर लागू करते हैं। तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की शुरुआत 1930 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बासेल स्विट्जरलैंड के अंदर है और अभी 62 ऐसे सेंट्रल बैंक्स हैं जो इनकी गाइडलाइंस के थ्रू काम करते हैं। और इसके जन्म मैनेजर जो है वो अगस्तीन कास्तेन है, याद रख सकते हो, अगस्तीन कास्तेन। नाम को एक बार पढ़ लें अगर आप याद रखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की स्थापना कैसे हुई है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पहले वो किसी और पोस्ट के ऊपर चुना जा चुका है लेकिन उसी पोस्ट के कारण वो दूसरी पोस्ट के ऊपर आ गया, तो उसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो। तो वो कौन है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन? जो नेशनल चाइल्ड लेबर अबॉलिशन अथॉरिटी के अंदर आता है। इसका नाम आपने मुझे बताना है। इन 4 ऑप्शंस के अंदर मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, लेकिन अपने वीडियो को लाइक जरूर कर देना आंसर देने से पहले, सब्सक्राइब करें यार चैनल को और अपने एक दोस्त को जरूर शेयर कर दिया करो। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लो, बेल बटन को प्रेस कर दो ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। और ये फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहो, लेकिन यार लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस लेके कोई भी काम नहीं करोगे, हार जीत जो है वो हमेशा होती रहेगी। कभी आपकी हार है कभी जीत है, लेकिन कभी भी आपने लाइफ को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना कि आप जो है वो कोई भी गलत काम जो है वो उसके बेसिस पे कर दो। तो लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस हम नहीं लेंगे और हमेशा खुश रहेंगे, और इस स्माइली के थ्रू जो है वो आप हमेशा खुश रहना सीखोगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।